मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है द्वादश भावस्थ राहु और केतु के फल। आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं नवम भाव यानी कि भाग्य भाव की। कुंडली का यह नवम भाव भाग्य, धर्म व यश का भाव होने के कारण जातक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भाग्य पूर्व संचित कर्मों का परिणाम है। नवम भाव त्रिकोण स्थान कहलाता है। ऐसे लग्न है, पंचम भाव है और नवम भाव है। ये हमारी कुंडली के त्रिकोण स्थान कहलाते हैं। जब हम देखते हैं लग्न, पंचम और नवम यदि तीनों मिलते हैं तो ये त्रिकोण बन जाता है। तो इस तरह से नवम भाव भी जो है हमारा ये त्रिकोण स्थान कहलाता है। यह जो नवम भाव है, ये त्रिकोण नवम भाव हमारा, ये पंचम भाव से यानी कि पंचम भाव भी त्रिकोण है तो पंचम भाव से जो है अधिक बलशाली होता है। इसलिए नवमेश पंचमेश की अपेक्षा अधिक बली होता है। जब आप पंचम भाव की इस त्रिकोण की तुलना करेंगे नवम भाव की यानी कि ये भाग्य भाव की तुलना करेंगे तो पंचम से जो है नवम भाव को ज़्यादा महत्व दिया गया है और यहाँ पंचमेश की अपेक्षा नवमेश को जो है ज़्यादा बली माना गया है। इसलिए ये जो नवमेश है ये पंचमेश की अपेक्षा अधिक बली होता है। तो त्रिकोण होने के कारण यह भाव शुभ भाव माना गया है। इसका भावेश होने पर ग्रह शुभ हो जाता है। यदि कोई शुभ ग्रह केंद्रेश होने के साथ साथ नवमेश भी हो, यदि कोई ग्रह वो केंद्रेश हो, केंद्रेश के साथ साथ जो है वो यदि नवमेश भी हो जाता है, त्रिकोणेश भी हो जाता है, तो उसका केंद्राधिपत्य दोष नष्ट हो जाता है। सामान्य तौर पर यह होता है कि यदि कोई केंद्रेश जो है यदि सौम्य ग्रह हो तो उसको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। यहाँ पर यदि शुभ ग्रह जो है वो केंद्रेश होने के साथ साथ यदि वो त्रिकोणेश भी हो जाए, नवमेश भी हो जाए, तो जो है उसका केंद्राधिपत्य दोष नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से कोई ग्रह यदि त्रिकेश या त्रिषडायेश होने के साथ साथ नवमेश हो। त्रिकेश क्या है? त्रिकेश षष्ठ भाव का स्वामी, अष्ट भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी। त्रिषडाय क्या है? तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी। यानी कि इस प्रकार कोई भी ग्रह वो त्रिकेश हो, छठे, 8वें, 12वें का, या त्रिषडायेश तीसरे, छठे और 11वें भाव का स्वामी हो, और उसके साथ साथ यदि वो नवमेश भी हो जाए तो उसकी अशुभता जो त्रिक या त्रिषडायेश के रूप में आती है वो कम हो जाती है। यानी कि नवमेश होना, भाग्येश होना जो है वो त्रिषडायेश के दोष को भी कम कर देता है और त्रिकेश के दोष को भी कम कर देता है। तो इस प्रकार से नवम भाग्य से एक तो भाग्य, दूसरा धर्म, तीसरा यश, चौथा तीर्थ यात्रा, गुरु, आचार्य, तपस्या, पुण्य, पिता, दान, वैभव, वाहन, नम्रता और भाग्योदय, विद्या, सदाचार, पति धर्म, देव पूजा, संन्यास, विश्वास और समाज सेवा, मुद्रण कला, देश की यात्रा। जैसे आप देखते हैं अष्टम भाव से विदेश की यात्रा पर विचार करते हैं तो उसी प्रकार नवम भाव से हम देश की यात्रा पर विचार करते हैं। और स्वप्न, शिक्षा, अंतर्ज्ञान, राजयोग और ठीक उसी प्रकार से नितंब और जांघों का विचार भी इसी नवम भाव से किया जाता है। अब सप्तम से तृतीय होने के कारण, जैसे कि हमारा सप्तम भाव जो हमारी पत्नी का भाव होता है, जाया का भाव होता है, तो सप्तम से तृतीय भावात भाव के सिद्धांत के अनुसार यानी कि तीसरा भाव जो है हमारे भाई का होता है, तो पत्नी का भाई यानी कि यहाँ पर जो है
अथवा पत्नी की बहन के बारे में भी हम इसी भाव से विचार करते हैं। नवम भाव जो है वो साले और साली के बारे में भी जो है वो विचार इसी से किया जाता है, पत्नी के भाई और बहन के बारे में। दूसरी पत्नी से पुत्र तथा आकस्मिक धन लाभ भी इसी भाव के विचारणीय विषय हैं। इस प्रकार से नवम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो हैं सूर्य और गुरु। तो यह था हमारा सामान्य नवम भाव का विचार। अब बात करते हैं कि नवम भाव में राहु और केतु यदि विद्यमान हों तो उनका जातक के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है और वो जातक के जीवन में किस प्रकार का अपना प्रभाव छोड़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर राहु की, क्योंकि ये जो नवम भाव है हमारा, नवम भाव में जो राहु की स्थिति है उस राहु की स्थिति को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि राहु जो है पापी ग्रह है। जिस जातक के नवम भाव में राहु होता है वो धर्मात्मा तो होता है, लेकिन धर्मात्मा के साथ साथ जो है वो कुबुद्धि होता है, अपवित्र होता है, बुद्धिहीन होता है और अल्प सुखी माना जाता है, भ्रमणशील रहता है, दरिद्र है, बंधुजनहीन है, प्रवासी है, वृथा परिश्रमी है। यानी कि जिस प्रकार की परिश्रम करता है उस प्रकार का फल उसको जीवन में नहीं मिल पाता, तथा भाग्यहीन होता है, क्योंकि ये भाग्य भाव है हमारा। भाग्य भाव में जो है पापी ग्रह का होना जातक को भाग्यहीन बनाता है, यानी कि भाग्य की उन्नति उतनी नहीं हो पाती। ऐसे जातक की पत्नी जो है वो संतानहीन होती है, वह उदार तथा धर्मपरायणा नहीं होती। नवम भाव में जो राहु है वो पिता के लिए भी अनिष्टकारक होता है। तो और नवमस्थ राहु के कारण जातक को व्यवसाय में भी सफलता नहीं मिल पाती। यदि नवम भाव में राहु होगा तो भाग्य की रुकावटें करेगा, व्यापार में दिक्कतें करेगा और पिता यानी पत्नी जो है वो संतानहीन होने की संभावना उसमें बड़ी रहती है और वो जो है अपने पिता के लिए भी जो है अरिष्टकारक होता है। ऐसा जातक जो है वो बंधुहीन भी होता है, या तो भाई पैदा नहीं होता और यदि हो भी जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि नवम भाव में राहु यहाँ पर बैठा हुआ है और नवम भाव से राहु की सीधी दृष्टि जो है हमारे तृतीय भाव पर है, भ्रातृस्थान पर होती है, जिसके कारण जो है ये भाइयों के लिए भी जो है हानिकारक होता है, भाई बहनों के लिए। ऐसा जो जातक है वो इकलौता ही होता है। ऐसा जातक अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है कि उसकी खातिर अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों तक का भी अपमान कर बैठता है। राहु जो है इस प्रकार का प्रभाव जो है व्यक्ति के जीवन में डालता है। साथ ही वह यह भी सहन नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी अपने पुत्र से वात्सल्य प्रेम करे, यानी कि यदि पत्नी चाहे वो अपने पुत्र से जो है स्नेह करे, तो यहाँ पर ये जो राहु है बैठा हुआ नवम भाव में, ये पत्नी को इस प्रकार की कार्य करने नहीं देता। परंतु ऐसा जातक जो है वो प्रारंभ में विवाह करने की इच्छा ही नहीं रखता, परंतु जब उसे विवाह की इच्छा होती है तब इतनी शीघ्रता में विवाह करता है कि जाति, रंग व आयु का बिना विचार किए ही विवाह कर लेता है। ये सबसे बड़ी जो है राहु की विडंबना है। सबसे पहले या तो विवाह की ओर वो सोचेगा ही नहीं, और यदि जब वो सोचने लग जाएगा तो इतनी शीघ्रता करता है कि जाति न देखेगा, न उसके रंग रूप को देखता है, न उसकी आयु को देखता है, और तुरंत ही जो है विचार करने के लिए तैयार हो जाता है। अब कुछ परिस्थितियां इसमें क्या हैं कि यदि ये तो रहा सामान्य फल राहु का नवम भाव में, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, यदि राहु जो है यहाँ पर मेष राशि में हो, सिंह राशि में हो या धनु राशि में हो, तो जातक जो है स्वजनों का आदर करता है और तथा व्यवहार कुशल भी होता है। ऐसा जातक जो है कौन? मेष, सिंह या धनु राशि में स्थित यहाँ पर जातक। ऐसा जातक जो है वो हमेशा पुत्र की चिंता से ग्रस्त होता है।
और यदि राहु स्त्री राशि में हो तो उसे पुत्र की प्राप्ति तो होती है, परंतु मृत्यु की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे जातक की जो पहली संतान है वो कन्या होती है। ऐसा जातक हमेशा विदेश में जाकर के उद्यम करने का इच्छुक होता है। यानी कि भाग्य भाव में बैठा हुआ जो राहु है वो हमेशा विदेश की ओर इंगित करता है और वहां बैठ करके विदेश में जाने की उसकी इच्छा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि स्वग्रह में उसे व्यवसाय से हानि होती है, इसीलिए जो है वो विदेश की इच्छा उसके अंदर होती है। नवमस्त जो राहु है वो बहन के लिए भी अनिष्टकारक होता है। जैसे आपको बताया, नवम भाव में जब राहु यहाँ बैठा होगा तो वो सप्तम पूर्ण दृष्टि से जो है हमारे तृतीय भाव को, जो भाई और भाई बहनों का भाव है, यहाँ पर इनको देख तो भाई के लिए भी हानिकारक है और बहन के लिए भी हानिकारक होता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक का, यानी कि नवमस्त राहु जिसका बैठा हो, ऐसे जातक का जो भाग्योदय है वो 42 वर्ष की आयु के पश्चात होता है। प्रिय मित्रों, यह तो था नवम भाव में राहु की स्थिति और राहु के फल पर विचार। अब बात करते हैं नवम भाव में जो केतु है, केतु की क्या स्थिति जातक के जीवन में होती है। यहाँ पर जैसे राहु बताया था, नवम भाव में भाग्य भाव में राहु अच्छा नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से केतु की भी स्थिति है। केतु भी जो है यदि नवम भाव में हो जाता है, जातक के भाग्य भाव में होता है, तो ये भी स्थिति जो है अच्छी नहीं मानी गई है। जिस जातक के नवम भाव में केतु हो, एक तो वो अपयस का भागी होता है, भोगी होता है, बदनामी उसको जीवन में मिलती है, पुत्र और भाई से जो है वो चिंतित रहता है, बाहु रोगी होता है और धर्म से भ्रष्ट होता है तथा व्यर्थ का परिश्रमी होता है। यानी जितना जो है वो परिश्रम करता है उसके अनुकूल उसको फल नहीं मिल पाता। वह दान नहीं करता क्योंकि भाग्य भाव में है, केतु जो है दान से उसको विमुख करता है। हाँ, जीवन के अंतिम भाग में ऐसा जातक जो है वो धर्म, तपस्या तथा दान आदि में रुचि लेता है। ये कब लेता है? जब वो जीवन के अंतिम चरण में होता है, अंतिम पड़ाव में होता है। ऐसा जातक जो है वो प्रायः ये देखा गया है कि मानसिक रूप से शांत होता है तथा सुख का इच्छुक होता है। इसकी जो बाल्यावस्था है उस बाल्यावस्था में पिता को कष्ट होता है। ऐसे जातक में व्यवहार कुशलता नाम मात्र को भी नहीं होती। इसीलिए ऐसा जातक जिसके नवमस्त केतु हो, ऐसा जातक जो है वो व्यवहार कुशलता के अभाव के कारण समाज में अप्रिय एवं उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसा जातक रूढ़ियों को नहीं मानता, जिससे वह लोक निंदित होता है। अब दूसरी परिस्थिति है कि यदि केतु जो है यहाँ पर उच्च राशिस्थ हो जाए और नवम भाव में बैठा हुआ हो उच्च राशिस्थ होकर के, तो जातक का जो भाग्योदय है वो मलेच्छ जाति के व्यक्ति के द्वारा होता है। यानी उच्चस्थ जो है केतु यदि नवम भाव में हो तो ऐसे जातक के भाग्योदय में म्लेच्छ जाति, निम्न जाति के व्यक्तियों का सहयोग होता है। उच्च राशिगत या शुभ प्रभाव युक्त केतु के न होने पर, यानी नवम भावस्थ केतु है और वो केतु जो है यदि जो है वो उच्च राशिस्थ न हो और शुभ प्रभाव युक्त ऐसा केतु न हो, तो पिता को जो है ऐसा केतु भारी कष्ट देता है। वह पितृसुख, धन सुख और आत्मिक सुख में विहीन होता है। यानी कि ऐसे जातक को, यानी ये शुभ ग्रहों से यदि युक्त न हो, तो वो पिता के सुख से, धन के सुख से और स्वयं के सुख से जो है वो विहीन हो जाता है। ऐसा सुख उसको जीवन में नहीं मिल पाता। ऐसा जातक प्रायः जो है दुखी रहता है और 48 वर्ष की आयु के पश्चात ही उसका भाग्योदय संभव होता है। प्रिय मित्रों, यह था नवम भाव में राहु और केतु के फल पर विचार। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे
तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।